हेलो और नमस्कार। स्टडी सॉल्यूशंस कलेक्टिव यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने भारतीय न्याय संहिता के पार्ट 4 तक की चर्चा पूरी कर ली थी। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, यानी पार्ट 5 जो कि धारा 201 से लेकर 250 तक है। जी सर। एक छोटा सा बहुत क्विक रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने परिभाषाएं और बचाव देखे, धारा 1 से 44 तक। बिल्कुल। पार्ट 2 में दुष्प्रेरण, साजिश और प्रयास, यानी धारा 45 से 62। पार्ट 3 महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर था। हाँ सर, वो 63 से 99 तक था। करेक्ट। और पार्ट 4 जो हमने पिछली बार खत्म किया वो था मानव शरीर और राज्य को प्रभावित करने वाले अपराध, धारा 100 से 200 तक। तो अब हम एक तरह से प्रशासनिक और न्यायिक अपराधों की श्रेणी में एंटर कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ऑफेंसेस। एग्जैक्टली। अब देखो, ये पार्ट 5 काफी बड़ा है, 201 से 250। तो इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 जोन में बांट सकते हैं। 3 जोन में? हाँ। पहला जोन धारा 201 से 205 तक। ये वो अपराध है जो लोक सेवकों मतलब पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा किए जाते हैं। ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट्स। अच्छा, जब पब्लिक सर्वेंट खुद अपराधी हैं? सही। दूसरा जोन धारा 206 से 226 तक। ये ठीक इसका उल्टा है, जब आम लोग लोक सेवकों के कानूनी अधिकार की अवमानना करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। ओके, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। परफेक्ट। और तीसरा जोन जो 227 से 250 तक है, वो न्याय के सिस्टम पर ही हमला है, मतलब झूठा साक्ष्य देना और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। बिल्कुल। और एक बात याद रखना, जो भी जुडिशरी प्री, मेंस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अध्याय एक गोल्ड माइन है। बहुत हाई एग्जाम रेलेवेंस है इसका। जी सर। तो चलो जोन 1 से शुरू करते हैं। लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध। इसमें धारा 201 और 202 तो सीधे सीधे हैं। 201 कहता है कि कोई लोक सेवक अवैध रूप से व्यापार नहीं कर सकता, और 202? वो अवैध रूप से संपत्ति खरीदने से रोकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धारा 204। लोक सेवक का प्रतिरूपण, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। हाँ, ये बहुत होता है। कोई आदमी सिविल ड्रेस में आता है, खुद को पुलिस वाला बताता है और किसी से ठगी कर लेता है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर रेड मार देते हैं। बिल्कुल वही। तो कोई भी व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर या कोई भी लोक सेवक होने का नाटक करके धोखा देता है, वो इस धारा के तहत अपराधी है। यहाँ चीटिंग बाय पर्सनेशन मेन कीवर्ड है। सर, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वर्दी का दुरुपयोग ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह से खुद को लोक सेवक बताकर धोखा देना इस धारा के अंतर्गत आएगा। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा सवाल है। वर्दी पहनी हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुख्य तत्व है, पहला प्रतिरूपण का कार्य मतलब नाटक करना, और दूसरा धोखा देने का इरादा। ये 2 चीजें होनी चाहिए। समझ गई सर। चलो अब जोन 2 पर आते हैं। कानूनी अधिकार की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। इसकी शुरुआत होती है धारा 206 और 207 से। दोनों समन से जुड़े हैं। जी सर। समन। देखो, 206 है समन से बचने के लिए फरार हो जाना। मतलब आपको पता है कि समन आने वाला है और आप शहर छोड़कर भाग गए। आप ऑर्डर से भाग रहे हो। और 207 इससे अलग कैसे है? 207 में आप भाग नहीं रहे, आप ऑर्डर को पहुंचने ही नहीं दे रहे। मतलब कोई अधिकारी समन लेकर आपके घर आया और आपने दरवाजा नहीं खोला या उससे समन छीनकर फाड़ दिया। अच्छा, तो एक पैसिव एक्ट है और दूसरा एक्टिव एक्ट। बिल्कुल सही पकड़ा। एक है ऑर्डर से भागना, वो 206 है, और दूसरा है ऑर्डर को पहुंचने ही ना देना, वो 207 है। ये अंदर क्लियर हो गया सर। इसके बाद एक पूरा क्रम है, धारा 208, 209, 210। ये एक तरह से अवज्ञा की एस्केलेशन है। 208 है कि कोर्ट या पुलिस ने बुलाया और आप हाजिर नहीं हुए, सिंपल नॉन अपीयरेंस। जी। लेकिन जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो कोर्ट आपको भगोड़ा या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है। हाँ सर। उस घोषणा के बाद भी अगर आप हाजिर नहीं होते तो वो ज्यादा गंभीर अपराध बन जाता है धारा 209 के तहत। और 210? 210 है जब आपसे कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए और आप उसे पेश न करें, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। इसी तरह असहयोग के और भी तरीके हैं जो 211 से 215 तक बताए गए हैं। एक पूरी लिस्ट है जैसे। हाँ, एक चेकलिस्ट समझ लो। 211
सूचना देने से इनकार करना, जी 212 झूठी सूचना देना, ओके 213 शपथ लेने से इनकार करना, जी 214 सवालों का जवाब देने से इनकार और 215 अपने बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार। ये सब तो न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने वाले काम है ना। बिल्कुल। अब आते हैं इस जोन की सबसे महत्वपूर्ण धारा पर, धारा 217। लोक सेवक को उसके कर्तव्य में बाधा डालना। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इसका पुराना आईपीसी वाला रूप था धारा 186, बहुत इस्तेमाल होता था। ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, आपने उसे रोक दिया। कोई सरकारी टीम सर्वे करने आई है, आपने उन्हें काम नहीं करने दिया। ये सब इसमें आता है। ये तो बहुत कॉमन होगा। बोर्ड इसी से जुड़ी है धारा 219, लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना, और 220 किसी व्यक्ति को शिकायत करने से रोकने के लिए धमकी देना। अब एक और दिलचस्प धारा है 223। इसे अक्सर कर्फ्यू धारा भी कहते हैं। कर्फ्यू धारा? हाँ, इसका सबसे आम उदाहरण है धारा 144, यानी कर्फ्यू का उल्लंघन। जब कोई लोक सेवक जैसे डीएम कोई आदेश जारी करता है जो सब पर लागू होता है और आप उसकी अवज्ञा करते हैं। अच्छा, जैसे लॉकडाउन के नियम तोड़ना। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अपराध साबित करने के लिए 3 में से एक परिणाम होना जरूरी है। उस अवज्ञा से या तो कोई बाधा हुई हो, ऑब्स्ट्रक्शन, जी, या किसी को क्षोभ हुआ हो, एनॉयंस, या फिर किसी को चोट लगने का खतरा पैदा हुआ हो, इंजरी। ओके, ये 3 शर्तें हैं। करेक्ट। अब हम आते हैं इस जोन के सबसे नए और चर्चित प्रावधान पर, धारा 226। विरोध के लिए आत्महत्या का प्रयास। ये तो बीएनएस में बिल्कुल नया है सर। हाँ, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये मानता है कि आत्महत्या की धमकी एक कॉर्सिव टैक्टिक, एक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। इसका संदर्भ है विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगे मनवाने के लिए भूख हड़ताल करना या आत्मदाह की धमकी देना। अच्छा, जैसे कोई टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी देता है। बिल्कुल। यहाँ इरादा मरना नहीं है, बल्कि मरने की धमकी देकर लोक सेवक को कोई काम करने या न करने के लिए मजबूर करना है। और इसकी सजा में 1 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर एक नई चीज कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान है। सर, तो ये सामान्य आत्महत्या के प्रयास से कैसे अलग है, जो शायद धारा 115 में है? बहुत सही सवाल। देखो, सामान्य प्रयास में इरादा अपनी जान देना होता है, अक्सर निराशा में, लेकिन यहाँ धारा 226 में मुख्य तत्व है लोक सेवक पर दबाव डालना। इंटेंट इज द की डिफरेंस। मतलब यहाँ इरादा ब्लैकमेल करने जैसा है? एक तरह से, हाँ। तो ये था जोन 2। अब हम पार्ट 5 के आखिरी और शायद सबसे गंभीर जोन में चलते हैं, जोन 3, झूठा साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। जी। इसकी शुरुआत होती है धारा 227 और 228 से। दोनों झूठे साक्ष्य से जुड़े हैं, पर दोनों में एक बहुत बारीक सा फर्क है। 227 है मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस। ये मौखिक है, ओरल स्टेटमेंट। आप कोर्ट में शपथ लेकर झूठ बोल रहे हैं। ओके, 227 मतलब झूठ बोलना। हाँ, और 228 है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। गढ़ना मतलब कुछ बनाना। ये भौतिक है, मटेरियल या डॉक्यूमेंट, जैसे किसी को फंसाने के लिए उसके घर में झूठा हथियार रखना या कोई जाली दस्तावेज बनाना। अच्छा, तो एक देना है जो बोलने से जुड़ा है और दूसरा गढ़ना है जो कुछ बनाने से। एग्जैक्टली, ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। सर, अगर इस झूठे सबूत की वजह से किसी निर्दोष को फांसी हो जाती है, तब? उसके लिए बीएनएस में बहुत कठोर प्रावधान है, धारा 230। ये धारा कहती है कि अगर आपके झूठे सबूत की वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा मिलती है और उसे फांसी हो जाती है, तो झूठे गवाह को भी मौत की सजा हो सकती है। मौत की सजा? हाँ, लेकिन ये तभी लागू होगा जब ये सब न्यायिक कार्यवाही, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान हुआ हो। ये तो बहुत गंभीर है सर। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही आम अपराध पर, जिसे हम कहते हैं सबूत मिटाना, धारा 238। कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस। हाँ, जैसे खून के धब्बे धो देना, हथियार छिपा देना या शव को नष्ट कर देना। लेकिन इस अपराध के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है नियत, इंटेंशन। नियत मतलब आपका इरादा अपराधी को बचाने का होना चाहिए, इंटेंशन टू स्क्रीन दी ऑफेंडर। हाँ। अगर आपकी नियत ये नहीं थी तो ये अपराध नहीं बनेगा। अच्छा, तो अनजाने में ऐसा हो जाए तो अपराध नहीं है? नहीं, नियत साबित करनी पड़ेगी।
अब सबूत मिटाने से अगला कदम है अपराधी को ही छिपा लेना। संश्रय देना। हार्बरिंग। हाँ, धारा 249। संश्रय का मतलब है अपराधी को आश्रय, भोजन, धन या परिवहन जैसी कोई भी मदद देना। जी सर। लेकिन इस धारा में एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है, एक्सेप्शन। और एग्जाम में यहीं से सवाल आता है। एक्सेप्शन। हाँ, अपवाद ये है कि अगर पति या पत्नी एक दूसरे को संश्रय देते हैं तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। ये तो थोड़ा अजीब है। मतलब कानून न्याय से ज्यादा रिश्ते को महत्व दे रहा है। बेहतरीन सवाल। इसके पीछे की कानूनी सोच शादी की पवित्रता, सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को बचाना है। कानून मानता है कि पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि उनसे एक दूसरे के खिलाफ जाने की उम्मीद करना अव्यावहारिक है। लेकिन ये एक लूपहोल जैसा लगता है। इस पर हमेशा बहस होती है, लेकिन एक बात और, क्या ये छूट माता पिता को अपने बच्चे को संश्रय देने पर मिलती है? मुझे लगता है नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये छूट सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के लिए है। अगर माँ बाप अपने अपराधी बच्चे को छिपाते हैं तो उन पर धारा 249 के तहत मुकदमा चलेगा। ये पॉइंट नोट करने वाला है। बिल्कुल। अब इस अध्याय की आखिरी धारा पर आते हैं, धारा 250। ये जमानत यानी बेल बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने से संबंधित है। अच्छा, जब कोई जमानत पे बाहर आकर कोर्ट में हाजिर नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसा करता है तो दो बातें होती हैं। एक, उसकी जमानत रद्द हो जाती है, और दो, उस पर धारा 250 के तहत एक नई एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ओके सर, समझ गए। तो ये था हमारा पार्ट 5, धारा 201 से 250 तक। अब अगर हम इसका सार निकालें तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी धाराएं कौन सी हैं? एक तो 204 प्रतिरूपण, फिर 217 कर्तव्य में बाधा, 223 कर्फ्यू का उल्लंघन, और 226 वो नया वाला, विरोध के लिए आत्महत्या का प्रयास। शाबाश। और 238 सबूत मिटाना, और आखिर में 249 संशय देना और उसका अपवाद। जी सर। और वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है? पहला, साक्ष्य देना जो मौखिक है और गढ़ना जो भौतिक है, इन दोनों का अंतर। 227 और 228। करेक्ट। दूसरा, संशय देने का अपवाद सिर्फ पति पत्नी के लिए है, माता पिता या बच्चों के लिए नहीं। जी। और तीसरा, धारा 226 का आत्महत्या का प्रयास दबाव की रणनीति है, निराशा का परिणाम नहीं। ये तीनों पॉइंट्स बहुत क्लियर हो गए सर। बढ़िया। चलो अब एक छोटा सा रैपिड फायर टेस्ट करते हैं। जी सर। पहला सवाल, मिथ्या साक्ष्य देना किस धारा में है? 227 या 228? सोचो। देना मतलब बोलना, तो ये धारा 227 में होना चाहिए। बिल्कुल सही। और गणना 228 में है। दूसरा सवाल, बीएनएस की कौन सी धारा अधिकारी पर दबाव डालने के लिए किए गए आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाती है? ये तो नया वाला है, धारा 226। परफेक्ट। आखिरी सवाल, ए पुलिस से बचने के लिए अपने दोस्त बी के घर छिपता है, बी उसे खाना देता है। क्या बी की पत्नी ने अगर ये किया होता तो वो अपराध होता? नहीं सर, क्योंकि पत्नी को धारा 249 में अपवाद मिला है, दोस्त को ही। एक्सीलेंट। इसका मतलब तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा से पार्ट 5 की सभी महत्वपूर्ण धाराएं स्पष्ट हो गई होंगी। जी सर, बहुत अच्छे से हो गई। ठीक है। आज की इस चर्चा से एक आखिरी विचार जो हम सोच सकते हैं वो ये है कि कानून कभी स्थिर नहीं होता। धारा 226 जैसे नए प्रावधान दिखाते हैं कि कैसे कानून समाज के बदलते तरीकों जैसे विरोध की नई रणनीतियों के साथ खुद को ढालता है। इट्स ऑलवेज इवॉल्विंग। इसी विचार के साथ आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।